हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। अब जैसा कि आपको पता है, आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 10 जो वेक्टर अलजेब्रा है उसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने इसी चैप्टर की मिसलेनियस एग्जाम्पल्स को डिस्कस किया था और हमेशा की तरह अपनी बातें रिपीट ही करूँगा कि बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर मिसलेनियस एक्सरसाइज हमें करनी है या नहीं, मिसलेनियस एग्जाम्पल्स हमें करनी है या नहीं। तो मैं आपके लिए फिर से दोबारा से बता देता हूँ कि किसी भी चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो मिसलेनियस की एक्सरसाइज और मिसलेनियस एग्जाम्पल्स होती हैं। तो ये किसी भी चैप्टर का सबसे मुश्किल पार्ट भी बोल सकते हो, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट भी बोल सकते हो। तो इसको आपने बहुत ध्यान से करना है। अब मैंने मुश्किल बोला है, बट मुश्किल क्यों है? अगर आप बेसिक्स को अच्छे से नहीं करते। अगर आप बेसिक्स को अच्छे से करते हो, एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस को खुद से अच्छे से सॉल्व करते हो, तो आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज या एग्जाम्पल्स मुश्किल नहीं लगने वाली। और उम्मीद करता हूँ हमने लास्ट वीडियो में एग्जाम्पल्स को डिस्कस किया था, आपको वो अच्छे से समझ भी आई होंगी क्योंकि हमने बेसिक्स को हमेशा से अच्छे से किया। तो एक पॉजिटिव मन से, एक अच्छे मन से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राइट डाउन अ यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अब जो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में मतलब पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो उनके लिए मैं बता दूं कि इस पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो बच्चे नए हैं उनको नहीं पता कि ये सेम क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। अब जो बच्चे मेरे से पढ़ चुके हैं उनको पता है एग्जाम्पल नंबर 26 मिसलेनियस की एग्जाम्पल नंबर 26 जो है वो इसका ही जर्नल क्वेश्चन है। जर्नल से मेरा मतलब कि उसमें हमें ये बोला गया था कि एक्स वाई प्लेन में जितने भी यूनिट वेक्टर्स होते हैं उनको लिख के दिखाओ। तो जिन बच्चों ने वो क्वेश्चन किया है, आपको पता है कि हमने एक यूनिट वेक्टर लिखा था कि जब भी हमें एक्स वाई प्लेन में यूनिट वेक्टर लिखना होगा तो हम ऐसे लिखेंगे कॉस थीटा आई कैप साइन थीटा जी कैप। ठीक है, अब आपको पता है यहाँ पर एंगल 30 डिग्री है तो हमारा कुछ आंसर डायरेक्टली इस तरह से आएगा। ठीक है, अब cos 30 कितना होता है आप सभी को पता है। जो cos 30 होता है वो होता है √3/2 आई कैप 1/2 जे कैप। आप पीछे आंसर भी चेक कर सकते हो, आप मतलब कि डायरेक्टली ये आंसर लिख सकते हो। अब डायरेक्टली बताने का रीज़न ये है कि अगर ये क्वेश्चन आपको 1 मार्क में या 2 मार्क्स में पूछा जाए कि यूनिट वेक्टर लिखो एक्स वाई प्लेन में जो 30 डिग्री या कोई भी एंगल बना रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, तो हम डायरेक्टली ये लिख सकते हैं। मतलब आप ये याद रखोगे कि एक्स वाई प्लेन में कोई भी यूनिट वेक्टर जो होता है वो इस तरह का होता है। ठीक है, बट यहाँ पर मैं आपको डिटेल में भी करवाऊंगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपको 3 या 4 मार्क्स में भी आ सकता है। तो वहाँ पर हम क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे तो इसलिए हमने बहुत ध्यान से समझना है। और एग्जाम्पल नंबर 26 करते हुए भी मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। वहाँ पर हमें जर्नल पूछा गया था, यहाँ पर हमें इस तरह से पूछा गया है। तो कैसे करेंगे उसके लिए ऐसा करते पहले इसकी डायग्राम जो है वो बना लेते हैं। अब देखो ये आपकी डायग्राम है। ठीक है, अब यहाँ पर कोई पी पॉइंट है जिसके कोई भी पॉइंट्स हो सकते हैं एक्स कमा वाई। आपको पता है इसमें जेड एक्सिस नहीं है क्योंकि एक्स वाई प्लेन की बात की गई है। और ओपी क्या एक पोजीशन वेक्टर है पी पॉइंट का, सच दैट ओपी इज अ यूनिट वेक्टर। क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमें यूनिट वेक्टर ही फाइंड करना, मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1। ठीक है, तो अब आपको ये भी पता है कि अगर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है तो उसकी हम कंपोनेंट फॉर्म लिख सकते हैं। देयरफॉर component form of OP vector is xi cap plus yj cap plus 0 इंटू के कैप, क्योंकि z कंपोनेंट हमारा 0 है। तो ये हमारी कंपोनेंट फॉर्म है। तो बेसिकली हमारा टारगेट क्या है कि अगर हमें x और y की वैल्यू पता लग जाए तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। अब आपको पता है 30 डिग्री एंगल है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस बना रहा है। ठीक है, तो अगर हम साइंस स्टूडेंट्स हैं, आपको पता है ये अगर कोई वेक्टर है तो ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, इसको हम लिख सकते हैं ओपी कॉस 30। इसको वर्टिकल है तो इसको हम लिख सकते हैं ओपी साइन 30। अब साइंस स्टूडेंट्स को तो पता रहता है, नॉन साइंस स्टूडेंट्स को इन बातों के बारे में इतने अच्छे से नहीं पता होता क्योंकि उन्होंने फिजिक्स नहीं पढ़ी होती और उनकी इतनी प्रैक्टिस नहीं होती। तो इसलिए आपके लिए एक बार करके दिखा देता हूँ। हम इसको यहाँ पर थोड़ा सा ट्रायंगल की तरह बना के देख लेते हैं।
अब देखो आपको बताइए मैंने ट्रायंगल बना दी, तो ओ ए पी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब ग्रीन वाला पार्ट कितना है वाई, ऑरेंज वाला पार्ट कितना है एक्स। अब वैसे सब कुछ पता होना चाहिए, फिर भी आपको नॉलेज के लिए बता देता हूँ। वैसे सब कुछ हम एग्जाम्पल नंबर 26 में भी कर चुके हैं। तो मान लो कोई 2,3 पॉइंट है, तो आपको बताइए एक्स होता है ये वाई, तो हम इधर को हॉरिजॉन्टल कितना गए होंगे एक्स, मतलब 2, और वर्टिकल कितना गए होंगे 3। तो इस तरह से हम पॉइंट के पास पहुंच गए। तो ये हमारा पॉइंट है, ये भी 2 होगा, ये भी 3 होगा, मतलब वाई ऊपर की तरफ कितना गए 3, इतना इधर कितना गए हम 2। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो इधर एक्स ऊपर वाई, ठीक है। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये हमें, मैंने आपको बताया ना कि हमें कॉस मतलब कि हमें एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए, तो मैं वही निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कॉस 30 डिग्री, ठीक है। अब कॉस 30, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब आपको पता है बेस कितना है, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, ओ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, मतलब ओ पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब ओ ए का मैग्नीट्यूड कितना है एक्स, ओ पी का मैग्नीट्यूड कितना है 1। तो यहाँ से मेरे पास एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, कॉस 30 डिग्री, ठीक। ऐसा करो, इसको अब नंबर 1 दे दो, अब हमारा आंसर आने वाला ही है। और कॉस 30 कितना होता है, कॉस 30 कितना होता है मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। कॉस 30 होता है √3/2। नाउ अब सेम वे से साइन 30, ठीक है, साइन 30 होता है P/H। अब आपको पता है यहाँ पर परपेंडिकुलर कौन है, एंगल के सामने, मतलब ए पी वैक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय ओ पी वैक्टर का मैग्नीट्यूड। अब ए पी वैक्टर का मैग्नीट्यूड y है, ओ पी का वैक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, ठीक है। तो विच एम्प्लाइज यहाँ से हमारी y की वैल्यू कितनी आ गई, साइन 30 डिग्री, और साइन 30 कितना होता है 1/2। अब जिन बच्चों को लग रहा है कि ओपी का मैग्नीट्यूड 1 कैसे है, मैं यहाँ पर आपको लिख के बता देता हूँ। अब देखो आपको पता है क्योंकि ओपी एक यूनिट वेक्टर था, तो इसलिए हमने ये ओपी एक यूनिट वेक्टर ही सपोज किया था, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना है 1। तो अब जस्ट हमें इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पर फिल करना, और हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। अब उसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो हम यहाँ पर थे ना कि ओपी वेक्टर एक्स आई प्लस वाई जे कैप है, तो एक्स की वैल्यू भी हमने निकाल ली, वाई की वैल्यू भी निकाल ली, उसको हमें 1 में फिल करना है। तो ओपी वेक्टर कितना आ जाएगा, √3/2 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप। तो ये हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर है, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, जो परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने आपको लिख के भी दिखा दिया कि ये जो वेक्टर है रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर है इन एक्स वाई प्लेन, जो 30 डिग्री एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर लिया। मैंने आपको बताया ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको किसी भी वेरिएशन में पूछा जा सकता है कि एक्स वाई प्लेन में कोई यूनिट वेक्टर बताओ जो एंगल 60 बना रहा है, 90, कुछ भी आ सकता है। तो इसलिए आपने इसको बहुत ध्यान से करना है। ये जो क्वेश्चन है ये आपको एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, और आपको फुल क्वेश्चन भी आ सकता है। अगर आपको एमसीक्यू में पूछा जाए तो आप लिख सकते हो डायरेक्टली कि कोई भी वेक्टर, यूनिट वेक्टर जो एक्स वाई प्लेन में है, उसकी शेप कैसी होती है, उसका फेस कैसा होता है, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। हम डिफरेंट वैल्यूज फिल करके थीटा की डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स निकाल सकते हैं। अगर आपको फुल क्वेश्चन आएगा तो आपने इस तरह से सॉल्व करना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा ही कुछ ईजी है, मतलब बिल्कुल भी ये मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन ही नहीं है। फाइंड स्केलर कंपोनेंट्स एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स पी एंड क्यू। ये कोई पी पॉइंट है, ये कोई क्यू पॉइंट है, तो इनको जोड़ के जो हमें वेक्टर मिलेगा उसके हमें स्केलर कंपोनेंट्स और उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। आपको पता है यहाँ पर बेसिकली ये वाला कंसेप्ट यूज हो रहा है, वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट्स। अब यहाँ पर हमें कुछ खास रेफरेंस नहीं दिया गया कि कौन सा वेक्टर स्टार्टिंग पॉइंट है, तो आप मर्जी से अपनी कुछ भी ले सकते हो। तो मैं यहाँ पर जस्ट लिखने वाला हूँ, यहाँ पर डायग्राम इसकी जो है वो बना लेते हैं। अब देखो जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें कुछ भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कौन सा पहले रखना है कौन सा बाद में रखना है, तो कुछ दिया नहीं गया, तो मैं जस्ट जनरली वैसे ही पी को पहले ले लिया, क्यू को बाद में ले लिया। आप इसका वाइस वर्सा भी कर सकते हो। अब आपको पता है पी क्यू वैक्टर को हम कैसे निकालेंगे, ओ क्यू माइनस ओ पी, मतलब x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप Z2 माइनस Z1 की कैप।
तो इस तरह से हमने ये वेक्टर लिख लिया। अब एक बार इसका मैग्नीट्यूड जो है वो लिख लेते हैं, बाद में इसके स्केलर कंपोनेंट्स जो हैं वो भी मैं आपको, ऐसा करते हैं स्केलर कंपोनेंट्स अभी लिख लेते हैं। नाउ स्केलर कंपोनेंट्स, स्केलर कंपोनेंट्स का मतलब आप समझते हो, स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ पी क्यू वेक्टर आर कौन कौन से होंगे? जो आई कैप के साथ स्केलर है, जो जे कैप के साथ स्केलर है, जो के कैप के साथ स्केलर है। तो बहुत इजी था। अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो वो भी फाइंड कर लेते हैं। अब वो कौन सा बड़ी बात है, तो एक्स आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कॉफिशिएंट का स्क्वायर अंडर रूट। तो ये इसका मैग्नीट्यूड है। अब इसमें हमें कुछ ज़्यादा सॉल्व नहीं करना, ये हमारा आंसर परफेक्टली मैच भी कर रहा है। अब यहाँ पर आपको एक बोनस टिप जो है वो बता देता हूँ। अब ये आपकी बोनस टिप है कि अगर आपको स्केलर कंपोनेंट्स पूछे गए हैं, अगर आपको वेक्टर कंपोनेंट्स लिखने हों तो आप स्केलर के साथ डायरेक्शन लगा के ये वेक्टर बन जाएगा। तो वही मैंने लिखा है, ये स्केलर कंपोनेंट था तो इसके साथ मैंने आई कैप लगा दिया, ये भी था उसके साथ मैंने जे कैप, ये भी था उसके साथ उसकी डायरेक्शन लगा दी। तो इस तरह से हम वेक्टर कंपोनेंट्स भी जो है वो लिख सकते हैं। और ये बोनस टिप है, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये जस्ट आपकी नॉलेज के लिए मैंने आपको बताया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड की बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी अच्छा है, मतलब काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। हमने काफ़ी क्वेश्चंस डायरेक्शन के ऊपर किए हैं 10.1 में, बट ये क्वेश्चन कंप्लीटली डिफरेंट है। ए गर्ल वॉक्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, then she walks 3 kilometer in a direction of 30 degree east of north and stops. Determine the girl's displacement from her initial point of departure. तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, जिस तरह से पॉइंट्स आते जाएंगे मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊँगा। तो सबसे पहले देखो इसमें ना, सबसे पहले ऐसा करते हैं डायरेक्शंस जो हैं वो बना लेते हैं कि गर्ल जो लड़की है वो किस डायरेक्शन में किस तरह से गई है। तो उसके लिए हमें डायरेक्शन का जो मैपिंग है वो बनानी होती है, तो वो बना लेते हैं। अब देखो जो लड़की है उसकी डायरेक्शन को दिखाने के लिए मैंने बना लिया है। वैसे तो ये आपको याद होना चाहिए, और अगर आपको नहीं भी याद तो मैं कैसे याद रखता था, मैं हमेशा ये बोलता था कि दो चीज़ें याद रखता हूँ मैं, कि अगर मेरे सामने नॉर्थ है तो नॉर्थ के राइट में हमेशा ईस्ट होगा। बस मैं ये दो बातें याद रखता था हमेशा। सामने नॉर्थ है तो नॉर्थ की राइट में ईस्ट है। अब ये आपको पता ही होगा, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ के अपोजिट साउथ होता है, ठीक है। अब हमें डायरेक्शन देखने की लड़की कहाँ कहाँ गई है। अगर हम देखें, ए गर्ल वॉक्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। अब हम हमेशा स्टार्टिंग पोजीशन न्यूट्रल समझते हैं कि ये जो न्यूट्रल पॉइंट है, मतलब ये कोई भी डायरेक्शन नहीं है, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ के सेंटर में खड़े हैं, ठीक है। अब यहाँ से हमें जाना है, किधर जाना है, 4 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। तो पहले हम 4 किलोमीटर इधर जाएंगे, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। तो अब देखो हम 4 किलोमीटर वेस्ट की तरफ चले गए, ठीक है। ये मैंने एरो भी बना दी कि हम इस तरफ गए हैं। अब हम यहाँ पर हैं, अब वो लड़की यहाँ पर है। इफ़ शी वॉक्स 3 किलोमीटर इन अ डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। अब यहाँ पर कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो सकती है, बट जैसा मैंने आपको हमेशा बताया कि छोटी बात हो बड़ी बात हो, ईजी एक्सरसाइज हो टफ एक्सरसाइज हो, हर एक बात आपके काम आती है। प्लीज़ आप याद करो एक्सरसाइज 10.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें सेम प्रॉब्लम थी 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो वहाँ पर मैंने आपको समझाया था, अगर ये नॉर्थ है, ठीक है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। अब बच्चे समझ तो जाते हैं कि इधर को जाना है, बट वो एंगल नहीं समझ पाते। मान लो हमने इधर जाना है 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो कुछ बच्चे एंगल 30 डिग्री ये ले लेते हैं, ये गलत है। तो ये एंगल होगा, ये एंगल क्यों होगा, क्योंकि हमें 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ की हमें ईस्ट में जाना 30 डिग्री, नॉर्थ के हमें ईस्ट में, मतलब नॉर्थ के हमें इधर जाना है कितना, 30 डिग्री। तो ये प्लीज़ आप बात याद रखोगे, नॉर्थ के ईस्ट में, ठीक है। अब यहाँ पर कैसे करेंगे, अब आपको पता है, अगर ऊपर नॉर्थ है, अगर ऊपर नॉर्थ है तो ये भी तो हमारा नॉर्थ होगा। मैं आपको बना के दिखा देता हूँ एक बार। अब देखो ये जस्ट मैंने आपके लिए बनाया। अब आप यहाँ, अब वो लड़की यहाँ पर खड़ी है, अब उसके बिल्कुल सामने नॉर्थ है। अब वो कह रही, अब वो क्या कर रही है, अब वो 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं पर जाएगी, और ये एंगल कितना होगा, 30 डिग्री। प्लीज़ आप ये बात याद रखोगे, नॉर्थ के साइड में,
नॉर्थ के ईस्ट में जाना है तो ये वाला एंगल 30 होगा, ये वाला नहीं। प्लीज़ यही इसमें मेन कंफ्यूजन है, तो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। अब देखो ये मैंने कंप्लीट कर लिया। अब लड़की यहाँ से लेके पी पॉइंट तक चली गई, 3 किलोमीटर ऐसे गई है, या मैं लिख देता हूँ 3 किलोमीटर। तो ये लड़की ऐसे कितना गई है, 3 किलोमीटर, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। प्लीज़ याद रखोगे ये वाला एंगल 30 डिग्री है, ये वाला नहीं है। अब वो बोल रहे हैं इसके बाद वो लड़की मतलब पी पॉइंट पर स्टॉप्स, डिटरमिन दी गर्ल्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल पॉइंट ऑफ डिपार्चर। मतलब ये इनिशियल पॉइंट है इस लड़की का, ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ, ये इनिशियल पॉइंट है और उसका फाइनल डेस्टिनेशन कितना है, पी। तो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। आपको पता डिस्प्ले, ये तो डिस्टेंस हो गया हमारा, हम 4 किलोमीटर ऐसे गए, 3 किलोमीटर है, 7 किलोमीटर हमारा डिस्टेंस हो गया। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, जहाँ पर हम फाइनल खड़े हैं और जहाँ से हम चले थे। तो ये वाला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। ये मैंने आपको सबसे फर्स्ट वीडियो में बताया था कि वेक्टर बेसिकली एक डिस्प्लेसमेंट ही है। तो ये हमें पॉइंट जो है, ये वेक्टर जो है, ये हमें फाइंड करना है। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो अब देखो बेसिकली ये ग्रीन लाइन जो मैंने ड्रॉ की है, ये जो ओपी वेक्टर है, ये हमें फाइंड करना। अगर हमने ओपी वेक्टर फाइंड कर लिया मतलब हमें लड़की की डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी। अब डायरेक्शन वाले क्वेश्चन हमें मोस्टली ऐसे किए हैं कि उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, मैंने बता दी। अब यहाँ पर वेक्टर पूछा गया, मतलब मुझे वेक्टर, अगर वेक्टर मुझे लिखना है तो मुझे उसमें स्केलर कंपोनेंट और वेक्टर का मतलब स्केलर कंपोनेंट और डायरेक्शन लिखनी पड़ेगी। अब डायरेक्शन तो ऑलमोस्ट मुझे क्लियर है, बट मुझे इसके स्केलर निकालने के लिए ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। देखो ये क्वेश्चन ना बहुत टीचर्स ने अलग वे से भी करवाया, उन्होंने इसको प्रोजेक्शन से जोड़ के करवाया। अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि वो मेथड गलत है, बट मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मेथड है। मैं आपको एक इजी वे में समझाने की कोशिश करूँगा ताकि एक साइंस स्टूडेंट्स और नॉन साइंस स्टूडेंट्स दोनों इसको अच्छे से समझ पाएँ। तो मेरा टारगेट क्या है, मैं आपको टारगेट इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको कुछ पता हो कि हम कोई भी जो स्टेप कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। देखो हमें ओपी वेक्टर फाइंड करना है। अब ओपी वेक्टर फाइंड करने के लिए हमें डायरेक्शन सब कुछ पता है कि हमें इस तरफ से जाना है, सब कुछ पता है, बट हमें ओपी वेक्टर को फाइंड करने के लिए अब ओ के कोऑर्डिनेट्स तो मुझे पता है कि 0,0 आपको पता है ओ के कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे, 0,0। इसमें कोई भी दो राय नहीं है, ठीक है। बट मुझे पी वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स नहीं पता। अब उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए मुझे इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम से जोड़ना पड़ेगा। अब जस्ट जो मैंने आपको बोला है मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ आपके नोट्स के लिए, उसके बाद इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम से जोड़ने की कोशिश करेंगे। अब देखो ये जस्ट मैंने आपके नोट्स के लिए लिखा है ताकि जब भी आप अपने नोट्स पढ़ो आपको पता लग जाए कि सर ने यहाँ पर क्या एक्सप्लेन किया था। वी हैव टू फाइंड ओपी वेक्टर, ये तो आपको पता है। देयरफॉर वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी, ताकि हमें ओपी वेक्टर मिल जाए वो तभी मिलेगा जब इसके कोऑर्डिनेट्स पता होंगे। वी हैव टू इंट्रोड्यूस द कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम इंट्रोड्यूस करने से मेरा मतलब क्या है, अब आपको पता है ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश। ये बिल्कुल डायरेक्शन के जैसा ही है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। तो अगर इस सिस्टम को मैं इसके ऊपर ओवरलैप कर दूं तो ये जो है ये कुछ ऐसा दिखेगा। मतलब ये नॉर्थ है, ये वेस्ट, ये साउथ, ये ईस्ट, मतलब ये एक्स, ये वाई, ये एक्स डैश, ये वाई डैश। अब देखो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पर पी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए सारे एफर्ट्स करने वाले हैं। तो जो भी मैं आपको कंसेप्ट समझाने वाला हूँ पहले आपको रफ में बताऊंगा, फिर आपको यहाँ पर करके दिखाऊंगा। अब देखो क्योंकि हमने इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम से जोड़ लिया, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश। अब आपको पता है इधर वाली साइड नेगेटिव नंबर्स होते हैं। अब इधर हम 4 किलोमीटर गए हैं। अब 4 किलोमीटर तो नहीं मैं शो कर सकता। अगर मैं एक स्टेप को 1 किलोमीटर मानूं, मान लो ये 1 है, ये 2, ये 3, ठीक है। तो ये पॉइंट कितना होगा मेरा, ये पॉइंट आप मेरे को बताओ। ये पॉइंट होगा -4,0, क्योंकि एक्स एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में जो एक्स एक्सिस होती है उसके लेफ्ट हैंड साइड में देखो, यहाँ 1 है, यहाँ 2, 3, 4, यहाँ पर -1, -2, -3, -4। तो ये जो पॉइंट होगा ये पक्का मुझे पता है -4,0 होगा। आई होप इतना आपको क्लियर है। अब देखो क्योंकि हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम की ओर जाना है तो मेरा टारगेट ये रहेगा कि किसी तरह से मैं इस पी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लूँ। अब देखो फिर से आपको एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करता हूँ। अब मान लो ये पॉइंट है 2,3, ये 1 है, ये 2 है, ये 1, 2, 3। अगर ध्यान से देखो मुझे ये पॉइंट अगर पता लग जाए, आपको पता है ये पॉइंट होगा 2,0 और ये पॉइंट होगा 0,3। ये वाई एक्सिस पर है, ये एक्स एक्सिस पर है, ठीक है। तो
ये पॉइंट मुझे पता लग गया, तो इसके बिल्कुल ऊपर ये और ये देखो ध्यान से सेम है। सेम वे से अगर मुझे ये पॉइंट पता लग जाए तो पीछे वाला पॉइंट 3 और 3 सेम है। मतलब अगर मुझे आमने सामने वाले पॉइंट्स भी पता लग जाएं, अगर मुझे ये ना पता हो, मुझे सिर्फ ये पता हो और ये पता हो, तो भी मैं ये पॉइंट गेस कर सकता हूँ। मेरा टारगेट वही है। अब पी डायरेक्टली तो मुझे नहीं पता, तो मैं इसके सामने वाले और इसके नीचे वाले पॉइंट्स जो है वो कैलकुलेट करने की कोशिश करूँगा। अब उसके लिए थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। अब देखो ये मैंने कंस्ट्रक्शन कर ली कि पी बी परपेंडिकुलर टू ओ ए, बट अब मुझे बी पॉइंट नहीं पता। अगर मुझे देखो, अगर मुझे किसी तरीके से बी पॉइंट पता लग जाए तो मैं इस पॉइंट का जो एक्स वाला आगे वाला पोर्शन है वो गैस कर सकता हूँ। आप इससे कंपेयर भी कर सकते हो। अगर मान लो ये पी पॉइंट है, अगर मुझे पता लग जाए कि ये जो बी पॉइंट है 2,0 है, तो मुझे इतना श्योर है कि यहाँ पर 2 होगा। अब वही कोशिश मैं यहाँ पर करने वाला हूँ कि किसी हिसाब से मुझे बी के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो मिल जाएं। अब उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो अब मैं जो कंसेप्ट यूज़ करने वाला हूँ, देखो आपको पता है 30 डिग्री एंगल है, तो ये कितना होगा 60, क्योंकि ये टोटल एंगल तो 90 होता है ना, नॉर्थ और वेस्ट डायरेक्शन के बीच में 90 का एंगल होता है, तो ये पक्का 60 डिग्री होगा। ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब आपको पता है इन ट्रायंगल ए पी बी, ठीक है। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, आपको पता है cos 60 डिग्री, cos 60 कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सेम वे से एक बार sin 60 भी निकाल लो, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब cos 60, चलो एक बार ऐसे लिखते हैं cos 60। अब बेस कितना है, 60 के सामने परपेंडिकुलर बेस है हमारा ए बी, और हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा ए पी। सेम यहाँ पर साइन 60, इसको भी ऐसे ही लिख लो। अब परपेंडिकुलर कितना है हमारा पी बी, और हाइपोटेन्यूज कितना है ए पी। अब आपको पता ही है कि साइन 60 और कॉस 60 की वैल्यूज़, तो 1/2। अब ए बी तो मुझे इसके बारे में तो मुझे कुछ भी नहीं पता, बट हाँ ए पी के बारे में मुझे पता है, वो 3 किलोमीटर है। सेम साइन 60 होता है √3/2, और पी बी के बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता, बट ए पी के बारे में मुझे पता है वो 3 किलोमीटर है। तो यहाँ से आप ए बी की वैल्यू निकाल लो, वो कितनी आएगी 3/2। यहाँ से आप पी बी की वैल्यू निकाल लो, वो आएगी 3√3/2। अगर ए बी का डिस्टेंस, तो देखो अब हमें काफ़ी कुछ क्लियर हो गया। अब मैं जो कंसेप्ट यूज़ करने वाला हूँ पहले मैं आपको समझा देता हूँ। देखो ए बी का डिस्टेंस जो है वो 3/2 है। ए बी का डिस्टेंस जो है वो 3/2 है। अब इसका डिस्टेंस निकालने का मेरा क्या मतलब कि मोटिव है या क्या, तो वो आपको हर एक बात पता होनी चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं। अब देखो मैं आपको रफ में समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है, बिल्कुल इसी हिसाब से चलेंगे। अब ये ओ है, ये ए कोई पॉइंट है, ठीक है, -4,0, और ये डिस्टेंस कितना हुआ 4, आपको पता है। इसको हम लिखते हैं माइनस में, बट डिस्टेंस कितना है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, वो 4 है। अब मान लो यहाँ पर कोई बी पॉइंट है, तो क्या आप मेरे को बी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स बता सकते हो? वैसे तो आपको दिख रहा है कि ये -3,0 है, बट क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है तो हम कैसे गैस करेंगे। और मान लो हमारा ए बी का डिस्टेंस, देखो ओ ए का डिस्टेंस कितना था 4, और ए बी का डिस्टेंस मान लो कितना है आपस में 1। ए बी का डिस्टेंस कितना है 1, तो यहाँ पर अगर 1 डिस्टेंस है तो मैंने 4 में से 1 को माइनस कर दिया, तो कितना, अब देखो ये टोटल डिस्टेंस 4 है, उसमें से मैंने 1 को माइनस कर दिया, तो ये वाला डिस्टेंस कितना रह गया 3। 3 से मेरा मतलब है ये पॉइंट कितना होगा -3,0, मतलब मैं ओरिजिन से इतने स्टेप्स इधर आया 1 2 3, ठीक है। सेम मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। मुझे ये डिस्टेंस पता है, मुझे ये भी पता है, तो मैं ये निकाल सकता हूँ। अब ऐसा करते हैं, उसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो हम यहाँ पर थे, ठीक है, हमने ए बी निकाल लिया। अब आपको पता है ये सब कुछ इतना आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट आपके नोट्स के लिए है। ओ ए को मैं लिख सकता हूँ ओ बी प्लस ए बी, ये डिस्टेंस हम लिख सकते हैं। अब ओ ए का डिस्टेंस 4 है, ओ बी का डिस्टेंस मुझे नहीं पता, ए बी का डिस्टेंस मैंने अभी अभी निकाला है 3/2।
तो विच एम्प्लाइज ओ बी का डिस्टेंस कितना आ गया, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो ये कितना आ गया 5/2। ठीक है, तो मतलब ये वाला जो ओ बी का डिस्टेंस है ये कितना है 5/2। और अगर ये डिस्टेंस 5/2 है, अगर ये डिस्टेंस 5/2 है, जैसे यहाँ पर अगर ये डिस्टेंस 3 था, अब क्योंकि हम लेफ्ट हैंड साइड में जा रहे हैं तो ये पॉइंट कितना होगा -5/2, 0। तो ये हम गैस कर सकते हैं। और जैसे ही मुझे ये पता लग गया तो मुझे ये भी पता लग गया कि ये पॉइंट कितना होगा -5/2। ठीक है, अब इसको भी हमने फालतू में नहीं निकाला, इसका भी हमारे पास सल्यूशन है। अब देखो ऐसा करते हैं यहाँ पर, हाँ जी, अब आपको पता है ये पॉइंट कितना है 2,3। ठीक है, तो जितना हम ऊपर गए, हम कितना ऊपर गए हैं 3, उतना ही हम यहाँ पर गए हैं। ठीक है, तो अब अगर यहाँ से मैं ऊपर कितना गया हूँ, आपको पता है ये डिस्टेंस कितना है 3√3/2। तो अगर ये ऊपर मैं 3√3/2 गया हूँ तो ज़ीरो यहाँ से भी कितना ऊपर गया हूँगा, ये पॉइंट यहाँ पर भी तो इक्वल ही है ना। तो मतलब ये जो पॉइंट है ये है 3√3/2। तो दोनों पॉइंट्स मेरे आ गए। मतलब ओ पी मतलब मैंने पी वेक्टर जो है मैं पी पॉइंट जो है निकाल लिया -5/2, 3√3/2। और इसके पीछे की एक्सप्लेनेशन भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अब जस्ट आपके नोट्स के लिए मैं लिख देता हूँ। अब देखो ये जस्ट आपके नोट्स के लिए कि इन किसी भी सिचुएशन में अगर आप 1 या 2 महीने बाद इसको दोबारा से पढ़ते हो तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बी पॉइंट हमने निकाल लिया तो इसके बिल्कुल ऊपर क्या होगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट ही होगा। ठीक है, ग्राफ में हमेशा इसी तरह से होता है। और सेम वे से अगर इसकी ऊंचाई 3√3/2 है तो इसकी ऊंचाई भी, इसको मैंने क्यू नेम रखा है, 3√3/2 होगी। वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट ऐसा होता है तो इस तरह से हमने पी और क्यू एक ही लाइन में है, तो मतलब ये इसका वाई कोऑर्डिनेट है। ठीक है, अब हमें, आपको पता है स्टार्टिंग से मैंने आपको बोला कि हमें ओपी वेक्टर फाइंड करना है। नाउ ओपी वेक्टर कैसे होगा, आप ऐसा कर लो, पी से स्टार्ट करेंगे, एक्स, इसको हम ऐसे करते हैं -5/2 -0 आई कैप वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स 3√3, ये पी पीछे है ना तो पी से स्टार्ट करेंगे, तो 3√3/2 -0 जे कैप। तो विच एम्प्लाइज ओ पी वैक्टर कितना आ गया -5/2 आई कैप प्लस 3√3/2 जे कैप। तो ये हमारी क्या है, जो हमारे बुक में पूछा गया है, गर्ल्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल पॉइंट ऑफ डिपार्चर। मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। तो ये हमारी है गर्ल्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल पॉइंट ओ। अब जस्ट एक बार जल्दी से क्वेश्चन को रिकॉल कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में समझने वाली बातें ज़्यादा हैं, पर मुझे इतना पक्का पता है कि अगर आप इसको प्रोजेक्शन से करोगे वो आपको थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है। बाकी आपको जो मेथड अच्छा लगता है, अगर आपको किसी और का मेथड ज़्यादा अच्छा लगा तो आप जरूर कर सकते हो। मैं कभी भी आपको इस बात से नहीं रोकूंगा कि आपने मेरे से ही पढ़ना है। जहाँ पर आपको अच्छा लगे आपको वहाँ पर ही पढ़ना चाहिए, जहाँ पर आप कंफर्टेबल हो। तो मैंने मेरी तरफ से ये सबसे ईजीएस्ट मेथड था, मैंने आपको समझाने की भी पूरी कोशिश की है। एक बार इसको जल्दी से रिकॉल करते हैं। अब देखो ये हमारा बेसिकली क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में 2-3 बातें समझने वाली थी कि पहले तो हमें डायरेक्शंस के बारे में पता होना चाहिए। तो जो गर्ल है वो 4 किलोमीटर यहाँ पर गई वेस्ट की तरफ, फिर उसने 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ये समझने वाली बात है कि नॉर्थ के ईस्ट में वो गई है, वो एंगल 30 डिग्री कौन सा होगा, जो नॉर्थ के साथ बनेगा। ठीक है, तो ये मतलब कि मैंने बना लिया। तो बेसिकली हमें उन्होंने बोला कि गर्ल्स की डिस्प्लेसमेंट बताओ जो इनिशियल पॉइंट से, तो ये हमें ग्रीन वाला वेक्टर जो है बेसिकली हमें फाइंड करना है। तो उसको फाइंड करने के लिए देखो ओपी वेक्टर को अगर हम फाइंड करना चाहते हैं, क्योंकि वेक्टर का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, तो हमें बेसिकली यहाँ पर ये इनिशियल पॉइंट है, ये टर्मिनल पॉइंट है। अब इसके कोऑर्डिनेट्स मुझे पता है 0,0। अगर मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स पता लग जाएं तो मैं वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स लगा के इसका वेक्टर निकाल सकता हूँ। अब उसको निकालने के लिए मैंने इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम से जोड़ दिया। अब ये एक्स एक्सिस है, एक्स डैश है, तो ये -4,0 होगा, 4 स्टेप्स हम इधर आए हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ मैंने लिखा भी है कि हमें बेसिकली कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी फाइंड करने हैं। अब उसके लिए उसको निकालने में हमको समझाया कि अगर मुझे इसके बिल्कुल नीचे ये वाले और इसके बिल्कुल सामने ये वाले पॉइंट, मगर ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट अगर पता लग जाए तो मेरा काम बन जाएगा। तो मैंने वही कोशिश किया, इसको ड्रॉ किया।
तो cos 60 और sin 60 की वैल्यूज़ मैंने निकाल ली, वहाँ से मेरे पास ए बी और पी बी की जो वैल्यूज़ हैं वो आ गई। अब जैसे ही ए बी और पी बी की वैल्यू आ गई तो मैंने ओ ए में से ए बी माइनस कर दिया, मतलब मेरा ये डिस्टेंस आ गया। अगर ये डिस्टेंस देखो, अगर ये डिस्टेंस 4 था तो ये -4,0, अगर ये डिस्टेंस 5/2 है तो ये -5/2,0, तो ये पॉइंट भी -5/2 होगा। अब इसके बिल्कुल सामने ये है 3√3/2, तो ये मतलब ये वाई कोऑर्डिनेट भी मैंने निकाल लिया। तो इस तरह से हमारा ओपी वेक्टर कितना आ गया, टर्मिनल में से इनिशियल पॉइंट को मैंने माइनस किया और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा जो आंसर है वो आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ की बात करते हैं। ये थोड़ा सा थ्योरम टाइप क्वेश्चन है। इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर देन इज इट ट्रू दैट ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जस्टिफाई योर आंसर। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर आपने वेक्टर्स को जस्ट इस तरह से किया कि वेक्टर को ऐड कैसे करना, आई में आई, जे में जे, अगर आपने ऊपर ऊपर से किया तब आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर काम आएगी आपकी नॉलेज जो हमने बेसिक्स में सीखी है। अगर आपको वो क्लियर है तो आपको देखते ही पता लग जाएगा, मतलब जब मैं सॉल्व करूँगा तभी आपको पता लग जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब देखो ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये जो कंसेप्ट है बेसिकली, ये जो कंसेप्ट है ये मुझे ट्रायंगल लॉ की याद दिला रहा है जो मैंने आपको वेक्टर एडिशन में करवाया था कि अगर बाकी दो वेक्टर्स एक डायरेक्शन में हैं तो ये उसके रिजल्टेंट के इक्वल होता है। तो वही मैं यहाँ पर लिखने की एक बार कोशिश करता हूँ। अब देखो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। इसमें क्या होता है, अगर इसको मैं नेम देना चाहूँ तो ऐसा करते हैं, इसको एक नेम दे देते हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो ट्रायंगल लॉ में मैंने आपको क्या समझाया था कि हम ए से लेके बी तक गए, ठीक है, मतलब मैं ए वेक्टर से लेके बी यहाँ से गए, फिर मैं बी से सी चला गया। आपके सामने डायरेक्शंस भी हैं, ये इसकी ये डायरेक्शन है, ठीक है, और बी की आपको ये दिख ही रही है आपको। मैं यहाँ से यहाँ तक गया, आप मान लो यहाँ पर खड़े हो ए पॉइंट पर, आप यहाँ से यहाँ तक गए और फिर आप यहाँ से इधर को रिटर्न कर गए और सी तक चले गए। तो आपका इनिशियल पॉइंट ए है और फाइनल पॉइंट सी है। मुझे एक शॉर्टकट पता था तो मैं डायरेक्टली ए से लेके सी तक चला गया। अब हमारी दोनों की डिस्प्लेसमेंट्स क्या हैं, सेम है। तो मतलब ए बी वेक्टर कितना है, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर। तो ये सिचुएशन जो है ये हमारी ट्रू है। तो यहाँ पर हम ट्रायंगल लॉ जो है वो मतलब कि हमारा लग सकता है, ठीक है। अब हम ये मानते हैं कि ये भी ट्रू है। अब इसको भी जब मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। अब देखो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने ये स्टेटमेंट को भी ट्रू मान लिया, ये इसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो ए का मैग्नीट्यूड कितना हुआ, ए सी का मैग्नीट्यूड, ठीक है, और बी का मैग्नीट्यूड कितना हुआ, ए बी का मैग्नीट्यूड, और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हुआ, बी सी का मैग्नीट्यूड। अगर आप इस चीज़ को भी देखो तो ये भी हमने देखी है कहीं ना कहीं पर, मुझे एग्जैक्टली याद भी है एग्जाम्पल नंबर 20 इसी चैप्टर की, जिसमें मैंने आपको ट्रायंगल इनइक्वालिटी करवाई थी और उसमें एक रिजल्ट करवाया था कि अगर हमारी देखो ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या होती है, ये वाली, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड लेस देन इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी का मैग्नीट्यूड। और अगर स्पेशल केस में ये इक्वल आ जाए, मतलब ये ऐसी सिचुएशन आ जाए तो तीनों पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर। और अगर तीनों पॉइंट्स, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ विच एम्प्लाइज पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर, ठीक है। मैं आपको समझाने की कोशिश भी करता हूँ। देखो ट्रायंगल का ना एक रूल होता है, आपको पता होना, ये आपने लोअर क्लास में पढ़ा होगा कि ट्रायंगल की कोई भी दो साइड्स का सम ना तीसरी साइड से हमेशा बड़ा होता है, और ऐसा नहीं होता तो वो ट्रायंगल फॉर्म नहीं होती। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये ट्रायंगल की एक साइड है, ठीक है। अब इन दोनों का सम, ये देखो ये दो साइड्स हैं, तो ये बड़ा है ना, तो इससे हम जब ट्रायंगल बनाएंगे तो ये कहीं ना कहीं पर मीट करके एक ट्रायंगल बन जाएगी। आपके सामने एक ट्रायंगल बन गई है, ठीक है। अगर मैं इनकी लेंथ को छोटा कर दूं, मान लो आप इसके नीचे मत देखो, मान लो ये इतनी लेंथ है इसकी, ठीक है, मान लो, या ऐसा करते हैं, ये आपकी लेंथ है जो ऊपर दिख रही है। तो अगर इनको मैं मतलब कि फोल्ड करके यहाँ पर लाने की कोशिश करूँगा तो ये कभी भी ट्रायंगल नहीं बनेगी, ठीक है। अब सेम वे से अगर मैं कोई सिचुएशन ऐसी लूँ कि इनको इकट्ठे करते करते यहाँ पर ये इक्वल आ जाएं, मतलब ये बिल्कुल इसके ऊपर फ्लैट हो जाए, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। वही यहाँ पर बोला गया है कि अगर देखो, अगर तो ये बड़ी है, अगर तो ये दोनों साइड्स का सम बड़ा है तो ट्रायंगल फॉर्म होगी, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये पॉइंट्स तीनों क्या होंगे,
कोलिनियर, और अगर तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं देयरफॉर ABC इज नॉट अ ट्रायंगल। ABC इज नॉट अ ट्रायंगल, क्योंकि तीनों पॉइंट्स क्या हो गए, कोलिनियर हो गए। अब यहां पर एक सिचुएशन में ये ट्रायंगल मतलब ट्रायंगल बन रही है तभी ट्रायंगल ला होल्ड कर रहा है। अब एक सिचुएशन में हम बोल रहे हैं कि ये ABC इज नॉट अ ट्रायंगल। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है मैं यहां पर लिख देता हूं। अब देखो यहां मैंने लिख दिया कि ऑन कंपेयरिंग 1 and 2, अब यहां पर ये बोल रहा है कि ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लग रहा है मेरे ट्रायंगल बन रही है। अब यहां पर ये बोल रहे हैं कि ट्रायंगल नहीं बन रही, मतलब ये दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। अगर ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि सर गलत कौन सी होगी। देखो उन्होंने बोला कि ये ट्रू है इफ A इज इक्वल टू B प्लस C, तो ये तो ट्रू है। तो ये वाली जो सिचुएशन है ये पूछ रहे हैं कि ट्रू है या नहीं। तो देयरफॉर सिचुएशन 2 is wrong, therefore A वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू B वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस C वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये क्या है, नॉट ट्रू। तो ये ट्रू नहीं होगा। तो यही हमें देखना था कि ये ट्रू है या नहीं, तो वो मैंने आपको करके दिखा दिया कि ये ट्रू नहीं। आपके सामने मैंने रीज़न भी दे दिया, यहाँ पर ट्रायंगल मतलब कि अप्लाई हो रहा है, ट्रायंगल बन रही है, बट यहाँ पर ये कोलिनियर हो रहे हैं, तो ये दोनों सिचुएशन एक ही टाइम पर ट्रू नहीं हो सकती। वैसे भी अगर आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि अगर ये सिचुएशन ट्रू होनी भी हो, अगर मुझे मैग्नीट्यूड लेना भी हो, देखो ये B वेक्टर है प्लस C वेक्टर, तो अगर मुझे मैग्नीट्यूड लेना हो तो दोनों तरफ ऐसे मैग्नीट्यूड लूँगा, तो ये आपस में इक्वल हो सकते हैं, बट ये सिचुएशन कभी भी इक्वल नहीं हो सकती। तो अगर सिचुएशन इक्वल है तो ट्रायंगल नहीं बनेगी, तो वही मैं यहाँ पर आपको कहना चाह रहा हूँ। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आपको इसको ईजी वे में समझा पाऊँ। आई होप आपको अच्छे से समझ भी आया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 5th की बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। देखो इन क्वेश्चंस में एक आपको बात बताना चाहता हूँ, जब ये क्वेश्चन आप मेरे से करोगे या किसी भी और टीचर से करोगे, किसी की गाइडेंस में करोगे, तो आपको ईजी लगेंगे। बट हो सकता है कि जब आप पेपर में करने बैठो तो आपको ये समझ में ना आए कि हमें कौन सा कंसेप्ट यूज़ करना है। तो उसके लिए मैं आपको यही कहूँगा, एक्चुअली इस चैप्टर की बात ना करो, हर एक चैप्टर में ऐसा ही होता है, आपको समझ में आ जाता है, बट आप क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करते इतनी, तो इसलिए वो क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में तंग करते हैं। जब आप किसी की गाइडेंस में करते हो तो हो जाते हैं, बट एग्जाम में वो नहीं कर पाते। तो इसलिए मैं आपको यही कहूँगा कि इसकी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एक्स मतलब I प्लस जे प्लस के इज़ अ यूनिट वैक्टर। तो ये कोई वैक्टर है, अब ये एक यूनिट वैक्टर हमें देखना है, तो हमें एक्स की वैल्यू ढूंढनी है। तो सबसे पहले लेट इसको एक नेम दे देते हैं, R इज इक्वल टू एक्स आई प्लस जे प्लस की। ठीक है, तो विच एम्प्लाइज आर वेक्टर की फाइनल वैल्यू कितनी आ गई, एक्स आई एक्स जे प्लस एक्स के कैप। सिंस आर इज अ यूनिट वेक्टर देयरफॉर आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1। ये तो हमें पक्का पता है। ठीक है, और आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम कैसे फाइंड करेंगे, आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, के कॉफिशिएंट का स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू 1। तो अंदर कितने एक्स हैं, 3x स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करना है एक्स के लिए, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अगर हम स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 3x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है। तो विच एम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3। तो विच एम्प्लाइज एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस 1/√3। ठीक है, तो एक्स की जब वैल्यू 1/√3 होगी तब ये जो है ये एक यूनिट वेक्टर, आप चेक भी कर सकते हो। तो ये कितना बनेगा, 1/√3 आई कैप, 1/√3 जे कैप, 1/√3 के कैप। इसका मैग्नीट्यूड करना जरा, आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, के कॉफिशिएंट का स्क्वायर अंडर रूट 1/3 1/3 1/3 कितना आ गया, 1 + 1 + 1/3 3/3 दैट मीन्स 1। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की बात करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ईजी है। अगर मैं आपको डायरेक्टली बताना चाहूँ तो ये एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन है। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्वेश्चन तो हमने 6.2 में नहीं देखा। एक्चुअल में इसकी लैंग्वेज चेंज की गई है, क्वेश्चन हमें वैसा ही करना है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, किस तरह से कहना चाह रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स एंड पैरेलल टू द रिजल्टेंट। अब पैरेलल, अब इसमें दो वर्ड से इंपॉर्टेंट है, पैरेलल और रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स ए 2i + 3j - k एंड b i - 2j + k। अब सबसे पहले वो बात करते हैं कि मैं किन क्वेश्चन से इनको कंपेयर करना चाहता हूँ। तो ये बेसिकली एग्जाम्पल नंबर 8 और एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 9 के जैसा है कि वहाँ पर भी हमें एक यूनिट वेक्टर या वेक्टर फाइंड करना था इन दी डायरेक्शन ऑफ a + b। आप चेक कर सकते हो इन दी डायरेक्शन ऑफ a + b। वहाँ पर हमने क्या किया था कि हमने a + b वेक्टर पहले निकाला और फिर उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकाल दिया। अगर यूनिट वेक्टर बोला है तो वहाँ पर हमारा क्वेश्चन खत्म है, अगर वेक्टर बोला है तो हमें उसको मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करके अपना आंसर जो है मिल जाएगा। अब यहाँ पर, अब ये क्वेश्चन को मैं कंपेयर क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ना तो a + b की बात हुई है ना a - b की। तो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, पहले समझने की कोशिश करते हैं। पहले इस वर्ड को समझते हैं कि रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है। देखो, मैंने आपको फिर से बेसिक में लेके चलूँगा। पैरेललोग्राम, जब भी आपको कोई चीज़ तंग करती है तो आप उस क्वेश्चन का सल्यूशन ढूंढने की बजाय हमेशा ये कोशिश किया करो कि कहीं ना कहीं कुछ बेसिक में मेरा मतलब कि वीक पॉइंट है जो मुझे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। तो बेसिक में क्या है, आपको हर एक चीज़ का सल्यूशन मिल जाएगा। अब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, तो याद रखना आज के बाद मैं नया वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। तो इनका जो रिजल्टेंट होता है ना वो इसके सेंटर में से इस तरह से निकलेगा। वो कितना होता है, a + b। तो रिजल्टेंट मीन्स उन दोनों वेक्टर का सम। तो बेसिकली आपको पता है ये भी हम b वेक्टर ले सकते हैं, ये भी हम a वेक्टर ले सकते हैं। तो पैरेललोग्राम लॉ जो है वो इस तरह से काम करता है। तो मेनली मुझे आपको ये समझाना था कि रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है, उन दोनों वेक्टर्स का सम। तो आज के बाद अगर आपको पेपर में क्वेश्चन कहीं पर आ जाए कि इन दोनों के रिजल्टेंट की डायरेक्शन में कोई वेक्टर निकाल दो, तो रिजल्टेंट का मतलब होता है उन दोनों वेक्टर्स का सम। अब पैरेलल की बात करते हैं। अब नॉर्मली हमें क्वेश्चंस में ये लिखा होता है कि a + b की डायरेक्शन में निकाल दो, a - b की वेक्टर की डायरेक्शन में निकाल दो। अब यहाँ पर वैसा कुछ नहीं बोला गया, पैरेलल बोला गया। अब मान लो ये a + b वेक्टर है, ठीक है। एक तो क्वेश्चन ये है कि इसकी डायरेक्शन में कोई वेक्टर निकाल दो, वो ऐसा भी हो सकता है। अब आप मेरे को बताओ, अगर ये दो वेक्टर ऐसे हैं, ये मान लो कि सी वेक्टर है, ये दोनों एक डायरेक्शन में है। सी वेक्टर को मैं फ्री वेक्टर्स का कंसेप्ट यूज़ करके यहाँ पर लिख सकता हूँ। ये दोनों वेक्टर्स क्या हैं, पैरेलल मतलब कोलिनियर। कोलिनियर और पैरेलल का मतलब सेम होता है। तो जब भी पैरेलल का मतलब पैरेलल कहा जाए, मतलब वो उसकी डायरेक्शन में बात कर रहे हैं। पैरेलल मतलब किसकी डायरेक्शन में, रिजल्टेंट मतलब a + b की डायरेक्शन में। तो हमें एक वेक्टर फाइंड करना है जो a + b की डायरेक्शन में होगा। तो बेसिकली हमारा मतलब ये है। तो सबसे पहले वेक्टर्स को लिखते हैं और इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, 2i + 3j - k कैप एंड b वेक्टर को लिख लेते हैं i - 2j + k। अब जस्ट आपके नोट्स के लिए एक बार लिख देता हूँ। तो अब देखो, जस्ट आपके नोट्स के लिए लिखा कि रिजल्टेंट मीन्स उन दोनों का सम। तो सबसे पहले हम इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करेंगे। आपको पता है i में i2 यहाँ पर 1 है, i कैप, j में यहाँ पर 3 है, वहाँ पर -2 है, k में यहाँ पर -1 है, वहाँ पर 1 है, k कैप। तो a + b वेक्टर कितना आएगा, 3i + 1j + 0 k कैप। तो ऐसा करो, इसको बार बार ना लिखना पड़े तो इसका नेम रख दो, लेट c = a वेक्टर + b वेक्टर, ठीक है। तो ये हमारे पास एक तीसरा वेक्टर नया आ गया। मतलब आप ये समझ लो कि ये हमारा वेक्टर आ गया c। ये कौन सा है, c वेक्टर। अब इसके पैरेलल हमें कोई वेक्टर ढूंढना है जो इसके पैरेलल होगा। ये d हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो पैरेलल मतलब सेम डायरेक्शन, ठीक है। पैरेलल मतलब सेम डायरेक्शन। अब मैं वो भी आपके नोट्स के लिए लिख देता हूँ। अब देखो, ये जस्ट मैंने आपके नोट्स के लिए लिखा है कि वी हैव टू फाइंड ए वेक्टर पैरेलल टू सी वेक्टर, ठीक है। मीन्स वी हैव टू फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सी। मतलब इसकी डायरेक्शन में ही
हमें कोई वेक्टर फाइंड करना है। एंड टू फाइंड द डायरेक्शन, अब मतलब इसकी मुझे डायरेक्शन चाहिए, और डायरेक्शन हमें कौन देता है? यूनिट वेक्टर। अब उसको हम नेक्स्ट पेज पे कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर से ये आपके नोट्स के लिए, ये हमें पेपर में नहीं लिखना। अब देखो, जैसा कि हमें बताया कि अगर हमें कोई वेक्टर उसके पैरेलल चाहिए तो हमें उस वेक्टर के बारे में तो पता है, उसकी डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी, तो मतलब हमें यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो मैंने आपको हमेशा बताया कि यूनिट वेक्टर वाला क्वेश्चन हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। तो यूनिट वेक्टर इन दी डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर इज गिवन बाय दिस। ठीक है, तो सबसे अब आपको पता है सी का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, के कॉफिशिएंट का स्क्वायर अंडर रूट। तो कितना आएगा? 9 + 1 + 0। तो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ गया? √10। देयरफॉर सी कैप कितना आ गया? 3i + j + 0k/√10। अगर आप परफेक्टली मैच करना चाहते हो तो ये आ गया। ठीक है, तो चलो एक बार, अभी हम सॉरी सिर्फ अभी तक यूनिट वेक्टर ही आया, अभी हमें वेक्टर निकालना है। अभी हमें वेक्टर जो है वो निकालना है। अब आपको पता है कि ये एक क्या है, ये क्या है? ये एक डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो, ये फिर से आपके नोट्स के लिए लिखा है। सिंस वी हैव टू, हमें डी वेक्टर फाइंड करना है जो सी वेक्टर की डायरेक्शन में या पैरेलल हो उसके। और आपको पता है वेक्टर दो चीज़ों से मिलकर बनता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड हमें 5 यहाँ पर गिवन है, तो डी वेक्टर फाइनली कितना आ गया? मैग्नीट्यूड को डायरेक्शन कितनी है सी की, उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब वैसे इसको छोड़ ही तो लिखने की जरूरत नहीं है, पीछे एनसीईआरटी में भी नहीं किया गया। तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया? 15/√10 आई कैप, 5/√10 जे कैप। अगर आप देखोगे तो हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा। तो अगर आपको परफेक्टली मैच ही, वैसे आप आंसर यहाँ पर छोड़ सकते हो, बट अगर आपको परफेक्टली मैच ही करना है तो उन्होंने इसको रैशनलाइज किया। ये सिर्फ उस सिचुएशन के लिए है जब आपको आंसर प्रूव दैट में दिया होगी इसका आंसर इतना प्रूव करो। तो इसको मैं रैशनलाइज कर देता हूँ। तो कितना आएगा? 15√10/10, √10 5√10/10। अब ये कट हो जाएगा। 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, यहाँ पर 2। तो हमारा डी वेक्टर का फाइनल आंसर जो है वो आ गया 3/2√10 आई कैप, 1/2√10 जी कैप। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच हो रहा है। देखो, इसमें समझने वाली दो ही बातें थी। एक तो रिजल्टेंट मैंने आपको समझा दिया कि रिजल्टेंट का मतलब होता है इनके बीच में से जो, मतलब इनका सम। ये ए वेक्टर है, ये इनका रिजल्टेंट क्या होगा? a + b। तो रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है? वेक्टर्स का सम। और पैरेलल का मतलब होता है उसकी डायरेक्शन में, या कोलिनियर का मतलब भी क्या होता है? उस सेम डायरेक्शन में है। तो मतलब ये दो बातें ही समझने वाली थी। मैंने a + b फाइंड किया, नया वेक्टर मिला, उसकी डायरेक्शन निकाल ली। अब आपको पता है नया वेक्टर जो हमें डी वेक्टर निकालना था वो सी की डायरेक्शन में निकालना है, डायरेक्शन सी की और मैग्नीट्यूड उसका खुद का 5। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया।